आजकल एक जो नया ट्रेंड है जिसमें आईवीएफ के थ्रू जेंडर सिलेक्शन कराई जाती है और ट्रस्ट मी कि मोर देन 80% कपल्स जो हैं वो जेंडर सिलेक्शन जो है वो बेटे के लिए ही कराते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसा कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक, कौन सी थ्योरी है जिसमें आपको आईवीएफ में के थ्रू जेंडर सिलेक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गाइनी टॉक्स। डेफिनेटली आप सब लोग ये जानते होंगे कि आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली जेंडर पे चले जाते हैं कि जिसमें आपको सिर्फ बेटा या बेटी चाहिए है, तो उसमें फिर ये होता है कि वो मजीद उसमें क्योंकि स्पर्म की हमें सिलेक्शन करनी पड़ती है कि अगर आप बेटा चाहते हैं तो हमें सिर्फ वाई क्रोमोसोम ही निकालने होते हैं। तो उसमें कॉस्ट ज्यादा आती है, ऑब्वियसली टेक्निक होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, मशीनरी होती है। सो उनकी क्योंकि यूटिलाइजेशन होती है, तो जेंडर सिलेक्शन जो है वो नॉर्मल एक जो आईवीएफ के चार्जेस हैं उससे भी ज्यादा होता है। अगर इसका मैं एक आपको रफ सा एस्टिमेट दूं जिसमें मुझसे बहुत सवाल भी किया जाता है कि आईवीएफ कितने में होता है। सो अराउंड एक अच्छे सेटअप में आईवीएफ जो है वो 10 से 14 लाख के दरमियान होता है। और अगर आप जेंडर सिलेक्शन कराते हैं तो ये इससे भी जो इसकी कॉस्ट है वो ऊपर चली जाती है। अगर आप अब तक ये वीडियो कौन देख रहे हैं तो प्लीज आप इसको जरूर कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं इसमें आपको एक जो थेरी बताना चाह रही हूँ वो मिस्टर शैटल की थेरी है। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं और ये एक प्रूवन थेरी है। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको इतना महंगा जो आईवीएफ है उस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फॉर दैट मैटर आपको अपनी बॉडी को स्टडी करना है, आपको अपना थोड़ा सा जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करना है, और हस्बैंड और वाइफ दोनों को आपस में एक केमिस्ट्री बनानी है। इसमें अगर जो शैटल की थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका होने वाला बच्चा बेटा हो, तो आपको जो अपना इंटरकोर्स है उसकी टाइमिंग ऐसी रखनी है कि ओव्यूलेशन होने से 12 घंटे पहले जो है अगर इंटरकोर्स किया जाता है तो मोस्टली चांसेस हैं कि आपके यहाँ बेटा पैदा होगा। उसकी वजह यह है कि जो वाई क्रोमोसोम्स हैं उस टाइम पे क्योंकि विजाइनल पीएच काफी एल्कलाइन होती है, तो उसकी मूवमेंट और उसकी प्रोग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह ओव्यूलेशन होने के 12 घंटे के अंदर अंदर अगर आप इंटरकोर्स करते हैं सो भी ये चांसेस हैं कि आपका होने वाला बच्चा बेटा ही होगा, क्योंकि उस टाइम पर भी जो विजाइनल पीएच है उसके उसको 24 घंटे जो है ओव्यूलेशन, 12 घंटे ओव्यूलेशन से पहले और 12 घंटे ओव्यूलेशन के बाद, ये 24 घंटे विजाइना की पीएच जो है वो मैक्सिमम एल्केलाइन होती है और इसमें वाई क्रोमोसोम बहुत अच्छी तरह से मूव कर सकता है और प्रोपगेट कर सकता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपनी ओव्यूलेशन पता होनी चाहिए। अगर तो आपका साइकिल रेगुलर है यानी 28 दिन का साइकिल है, तो आपके नेक्स्ट पीरियड आने से 14 दिन पहले का जो डे है वो आपका ओव्यूलेशन डे हो सकता है। उन केसेस में, जिन केसेस में ओव्यूलेशन जो पीरियड्स हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, साइकिल थोड़ा लंबा होता है लेकिन प्रिडिक्टेबल होता है। कोई भी आपकी डे यानी आपको ये पता है कि इस दफा अगर मुझे यकम को पीरियड्स आए हैं तो अगली दफा या तो मुझे 4 को आ रहे हैं या मुझे 26 को आ रहे हैं, और उन्हीं डेट्स पर आते हैं जिन डेट्स पे आप एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। तो कैलेंडर से उस डेट से आने वाली डेट से 14 दिन पीछे ले आइए। सो ये वो डे होगा जिस दिन प्रॉबेबली आपकी ओव्यूलेशन होगी। इस दिन और इससे अगले दिन को आपने यूटिलाइज करना है। आपका जो इंटरकोर्स टाइमिंग होनी चाहिए वो 14th, 13th, 14th, 15th डे पे 12-12 घंटे के वक्फे से होनी चाहिए, सो दैट के मैक्सिमम वाई क्रोमोसोम ही आगे जा सके। सबसे पहले तो ये पॉइंट है। इसके अलावा कुछ सिग्नल्स होते हैं जो आपकी बॉडी आपको देती है, जिसका मैं आपको कह रही थी कि आपको अपनी बॉडी को रीड करना है। मिड साइकिल में यानी 14th डे बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट पीरियड आपको पेट के एक साइड पे दर्द होना शुरू होती है। वो ये इस चीज का इंडिकेटर होता है कि शायद आपकी ओव्यूलेशन हो रही है। सो ओव्यूलेटरी पेन होती है, आपने उसको रीड आउट रखना है। दूसरी चीज ये है कि ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है। आपका जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज्यादा वाटरी और स्टिकी हो जाता है, बिल्कुल जैसे कि अगर आप अंडा देखें तो जैसे अंडे की सफेदी होती है जब आप एक अंडा तोड़ते हैं
उस वक़्त अंडे की सफ़ेदी की जो कंसिस्टेंसी और उसकी जो कलर है, आपका डिस्चार्ज उस कलर का हो जाता है। और ये वो चीज़ें हैं, अगर आप अपना टेम्परेचर भी चेक करना शुरू करें, 14th डे से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आप अपना टेम्परेचर चेक करना शुरू कर दें। जिस डे पे आपको लगे कि आज आपका टेम्परेचर की जो डिग्रीज़ है, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क इस तरह से है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, वो डे आपका ओव्यूलेशन डे है। सो उस डे को अगर आप टाइम इन करके इंटरकोर्स करेंगे, तो आपका डेफ़िनिटली, अगर आप कंसीव कर लेती हैं, तो आपका होने वाला बच्चा बेटा होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट था उनका, जो दूसरा पॉइंट है शैटल की थ्योरी का, वो है डीप पेनिट्रेशन। जिस तरह से ये इंटरकोर्स की एक टेक्निक है कि जितना डीप स्पर्म सीमेन डिपॉजिट होगा, उतना ज्यादा, उतना कम डिस्टेंस होगा एग तक पहुंचने के लिए। सो वाई क्रोमोसोम जल्दी जल्दी जाके एग तक पहुंच जाएगा। और इसमें अल्लाह ताला की कुदरत ये देखें, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस की हैं वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जरूर जाके देखिए। थोड़ा सा मैं उसको इसमें बता देती हूँ कि जब एक क्रोमोसोम एग को पियर्स करके अंदर चला जाता है, तो उसकी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है और उसकी जो एग की वॉल है, वो नेक्स्ट और किसी स्पर्म को अंदर नहीं आने देती। सो जब एक स्पर्म अंदर चला जाता है, तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। सो अगर वो वाई क्रोमोसोम चला जाएगा, तो ऑब्वियसली आप एक मेल बेबी को कंसीव करेंगे। थर्ड पॉइंट जो शियाटल ने बताया, वो ये था फीमेल का ऑर्गेज्म होना बेहद जरूरी है। अब ये एक बहुत ही एक मिथ समझी जाती है कि मेल्स के ऑर्गेज्म और फीमेल्स के ऑर्गेज्म में ये फर्क होता है कि फीमेल्स डू नॉट ऑर्गेज्म एवरी टाइम दे हैव इंटरकोर्स। सो अगर तो फीमेल का ऑर्गेज्म होता है, ये वो वाला टाइम चल रहा है जिसमें ओव्यूलेशन भी 12 आवर्स के अपार्ट है, और डिपॉजिट भी जो है वो बहुत क्लोजेस्ट टू यूट्रस हो चुका है, देन देयर आर मोर देन 95% चांसेस कि आपका जो बेबी कंसीव होगा वो मेल ही होगा। बिकॉज जब फीमेल का ऑर्गेज्म होता है, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो वेजाइनल पीएच मजीद अल्कलाइन हो जाती है, उसकी तेजाबियत खत्म हो जाती है, और दूसरा जो उसके मसल्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो मूव करते हैं, तो स्पर्म जो है वो तेजी से ऊपर को चला जाता है। चौथा पॉइंट जो शियाटल ने बताया, वो ये था कि मेल्स को अपने स्पर्म्स की हिफाजत करनी है। और वो हिफाजत किस तरह से करनी है कि एक तो टाइट क्लोथिंग्स नहीं पहननी। अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स या बहुत टाइट ब्रीफ्स पहनते हैं, तो इससे उनके स्पर्म्स डैमेज हो जाते हैं। अगर वो हीट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोना बाथ्स लेते हैं, हॉट शावर्स लेते हैं, तो उससे भी उनकी जो हेल्थ है क्रोमोसोम्स की, वो स्पर्म्स की, वो खराब हो जाती है। सो अपनी डाइट में और अपने टेम्परेचर को कम रखें, ज्यादा ना रखें मेल्स जो हैं स्पेशली, ताकि उनके वाई क्रोमोसोम्स की हेल्थ जो है वो खराब ना हो। डाइट में अगर मैं देखूं, तो उसमें डाइट में भी उन्होंने ये बताया है कि वो वाली डाइट्स जो बहुत ज्यादा अल्कलाइन रखती हैं सीमन को, जिसमें पोटेशियम डाइट ज्यादा होती है, जैसे बनानास हैं, ब्रोकली है, दालें हैं, कलेजी है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, अगर ये आप ज़्यादा लेंगे तो जो अल्कलाइन रहेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, स्पाइसी खानों को अवॉइड करना है। लास्ट एक और जो टिप अगर मैं आपको बताऊं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, उसमें ये है कि मेल्स इंटरकोर्स से अगर 1 घंटा पहले कॉफ़ी ले लें, या एनर्जी ड्रिंक ले ले, या डार्क चॉकलेट ले ले। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वाई क्रोमोसोम की प्रोपगेशन में, उसकी मूवमेंट में, उसकी मोटिलिटी में। इससे वाई क्रोमोसोम्स की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। एंड आई एम श्योर कि ये टिप्स आपको इस वक्त यूट्यूब पे कोई नहीं देगा। थैंक यू सो मच।